अच्छा चलो ठीक है, स्पीड और वेलोसिटी के बारे में हमने पढ़ लिया। स्पीड हमारे पास क्या होता है, स्केलर होता है, और डिस्टेंस ट्रैवल पर यूनिट टाइम होता है। वेलोसिटी हमारे पास क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम होता है। और इन दोनों के फॉर्मूलेस भी हमने देख लिया। अब हम यहाँ पे स्टडी कर लेते हैं कि व्हाट इज़ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, और इनके ऊपर थ्योरी के भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, कभी कभार छोटे छोटे एमसीक्यूज भी आ जाते हैं, तो वी मस्ट नो कि व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन देम। तो जिस तरह हमने ऊपर स्पीड और वेलोसिटी का पढ़ा था, उसी तरह ये जो डिस्टेंस है हमारे पास, ये स्केलर होता है, और ये जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है वो क्या चीज़ है हमारे पास, वो वेक्टर है। और इनकी अगर डेफिनेशन देखनी है हमने, इसकी वजह से ये जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस तो आपके पास वही होता है जितना आपने ट्रैवल कर लिया, वो आपके पास होता है ट्रैवलिंग डिस्टेंस, या टाइम, या आपके पास बेसिकली लेंथ बिटवीन स्टार्टिंग पोजीशन एंड एंडिंग पोजीशन, वो आपके पास डिस्टेंस होती है। तो डिस्टेंस की अगर डेफिनेशन आ जाए तो आप उसको ये कह सकते हो कि लेंथ ट्रैवल्ड फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश। वैसे इसकी डेफिनेशन हाईली अनलाइकली है, मुझे नहीं लगता आएगी। लेंथ ट्रैवल्ड फ्रॉम दी स्टार्ट टू एंड, तो ये डिस्टेंस होता है आपके पास, और इसका कुछ फार्मूला होता नहीं है आप लोगों के पास। और डिस्प्लेसमेंट जो होती है, डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, बेसिकली शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रैवल्ड। अब इसका क्या मतलब है ये मैं समझाता हूँ। ये आपके पास होती है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रैवल्ड, ये आपके पास डिस्प्लेसमेंट होती है। अब इसको अगर मैं एक्सप्लेन करूँ ना यहाँ पे, तो लेट से हम यहाँ पे इमेजिन करते हैं कि ये आपके पास ना एक एक आपके पास यहाँ पे ना ये पॉइंट है यहाँ पे, और ये आपके पास एक एंडिंग पॉइंट है। ये आपके पास स्टार्टिंग पॉइंट है ए, और ये आपके पास एंडिंग पॉइंट है जी। अब आपके पास यहाँ पे एक बंदा है जिसने ट्रैवल करना है फ्रॉम पॉइंट ए ऑल द वे टू पॉइंट जी। तो ये पर्सन क्या करता है, ये पर्सन ट्रैवल करने लगता है, ये पर्सन यहाँ पे नीचे जाता है पहले, फिर ये पर्सन ऊपर जाता है, एंड देन दिस पर्सन ट्रैवल स्ट्रेट, फिर ये पर्सन थोड़ा सा डिटोर लेके नीचे जाता है, और फिर ये पर्सन फाइनली जी तक पहुँच जाता है। तो ये पर्सन बेसिकली इस तरह क्या कर रहा है, जिग जैग वे में ट्रैवल कर रहा है फ्रॉम ए टू जी। तो ये वाली जो पूरी मेरे पास लेंथ आ रही है ना ब्लैक कलर के अंदर, जो भी लेंथ आ रही है, लेट से ये जो मेरे पास टोटल यहाँ पे इसकी लेंथ आ रही है, ये मेरे पास इसकी लेंथ है 50 मीटर्स, मेरे पास इसकी लेंथ आ रही है, या 100 मीटर्स चलो कर लेते हैं। तो टोटल जो इसका मैं डिस्टेंस कह देता हूँ, वो मेरे पास लेट से आ जाता है 100 मीटर्स। टोटल डिस्टेंस इज 100 मीटर्स। तो ये तो इसका बस डिस्टेंस हो गया कि उसने पॉइंट ए से पॉइंट जी तक कितना ट्रैवल किया है, लेंथ उसकी कितनी है, वो 100 मीटर्स हो गया। अब हमने डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। डिस्प्लेसमेंट हमने ऊपर डेफिनेशन में पढ़ा था कि इट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रैवल्ड। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रैवल्ड, और एक और भी इसके साथ पॉइंट आता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन अ स्ट्रेट लाइन। तो हमने बेसिकली करना क्या है, हमने दूसरी तरह का यहाँ पे डिस्टेंस फाइंड करना है, लेकिन वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होना चाहिए और वो स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए। तो अगर स्ट्रेट लाइन में मैं डिस्टेंस यहाँ से फाइंड करूँ, तो मैं अगर यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ए टू जी ड्रॉ कर लूँ, तो वो मेरे पास क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ, लेट से यहाँ से वो चलना स्टार्ट करता है, यहाँ से चलना स्टार्ट करता है, यहाँ से चलना स्टार्ट करता है, और फाइनली वो कहाँ पर आ जाता है, वो यहाँ पे जी पर आ जाता है। तो ये जो मैंने डॉटेड लाइन यहाँ पे बनाई है ना, ये मेरे पास डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी, बिकॉज ये क्या, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ट्रैवल्ड इन अ स्ट्रेट लाइन में भी है, और ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। इसमें क्या हो रहा है, इसमें वो अजीबोगरीब रास्ते पे नहीं जा रहा। यहाँ पे डिस्टेंस में वो क्या कह रहा था, उसने जाना ऊपर को था, उसने जाना जी की तरफ था, लेकिन वो चला नीचे जाता था, फिर वो वापस आता था इतना लंबा रास्ता वहाँ पे क्रॉस करके, फिर वो दोबारा से नीचे जाता था, फिर वो यहाँ पे आता था, सीधे रास्ते में चलने लगता था, फिर एकदम से सीधे रास्ते चलते चलते वो दोबारा नीचे चले जाता था गलत डायरेक्शन में, फिर क्योंकि वो नीचे चला गया तो उसको दोबारा ऊपर आना पड़ा। तो इतना ज़्यादा वो एक्स्ट्रा अननेसेसरी वो ट्रैवल कर रहा है यहाँ पे। तो ये जो अननेसेसरी ट्रैवल होता है, सारा जो कंप्लीट ट्रैवल होता है, वो आपके पास डिस्टेंस होता है। लेकिन जो आपके पास शॉर्टेस्ट आपके पास ट्रैवल होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, मिनिमम डिस्टेंस जो रिक्वायर्ड होता है, वो आपके पास डिस्प्लेसमेंट होती है। अब जो आपके पास इसकी अगर मैं कॉमन एग्जांपल दूँ ना, तो गूगल मैप्स में जो आपको मैप जो वहाँ पे जो सिस्टम होता है, वो जो आपको मैप लगा के देता है, वो आपको हमेशा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैलकुलेट करके देखता है। अगर आपने लेट से अपने अपने हाउस से लेट से किसी रेस्टोरेंट पे जाना है ना, तो वो आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वहाँ से देगा। लेट से 5 किलोमीटर्स का उसने डिस्टेंस दे दिया, तो वो डिस्प्लेसमेंट है, क्योंकि उसने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दिया आपको। लेकिन हो क्या सकता है, आप इस तरह भी कर सकते हो, आप पहले किसी ऑपोजिट जगह पे चले जाओ,
फिर आप वापस उसी रेस्टोरेंट पे आ जाओ, तो आप एक ज़्यादा एक्स्ट्रा वहाँ पे रास्ता ट्रैवल करके आ रहे हो, तो वो डिस्टेंस हो जाएगा। तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है स्ट्रेट लाइन के अंदर, वो डिस्प्लेसमेंट होती है। जो आपके पास मिनिमम डिस्टेंस होता है कोई भी जर्नी कंप्लीट करने के लिए, वो डिस्प्लेसमेंट होता है। लेकिन अगर आप अपनी मर्ज़ी से आप इधर उधर जाना चाहते हो, इधर उधर ट्रैवल करना चाहते हो साथ में, फिर आप जाना चाहते हो, तो टोटल जो होता है वो आपके पास फिर डिस्टेंस हो जाता है। तो ये मुझे बस बता दो कि ये चीज़ क्लियर है कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस क्या होता है। अगर नहीं क्लियर तो मुझे बताओ, क्योंकि मेजर कॉन्सेप्ट है तो ये पता होना चाहिए। तो ये वाला डिस्टेंस लेट से मैं सपोज कर लेता हूँ 50 मीटर्स है, क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट सबको समझ आ गया? इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो लेट मी नो। मनाल, सफ़ान, इज़ ऑल क्लियर? जी सर, क्लियर है। ठीक है, और मनाल आपको भी क्लियर है? अगर नहीं क्लियर तो यू कैन ड्रॉप अ मैसेज या यू कैन रेज योर हैंड। मनाल बच्चे क्लियर है? मुझे इमोजी भेज दो थम्स अप अगर इट्स ऑल क्लियर। अच्छा, एक मिनट दो बस मुझे। ठीक है। अच्छा, अब एक यहाँ पे ना हमारे पास एक क्वेश्चन आ रहा है। इसमें वो हमें क्या कह रहा है, वो कह रहा है अ लॉरी टेक्स 15 मिनट्स टू ट्रैवल अलॉन्ग द पाथ PQRS, व्हाट इज़ द एवरेज स्पीड ऑफ द जर्नी। अब उसने हमसे स्पीड यहाँ पे कैलकुलेट करवाई है। तो जब भी वो हमसे स्पीड कैलकुलेट करवाएगा ना, तो स्पीड का तो हमें पता है कि फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस ओवर टाइम होता है। डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस होता है। तो स्पीड अगर हमने कैलकुलेट करनी है तो टोटल डिस्टेंस क्या बन जाएगा, 8 किलोमीटर्स प्लस 3 किलोमीटर्स प्लस 5 किलोमीटर्स, और टोटल टाइम हमारे पास कितना बन रहा है, 15 बन रहा है। अब यहाँ पे मसला आ रहा है, जो आंसर है, आंसर उसने किलोमीटर पर आवर्स में मांगा है। तो ये जो ऊपर वाला डिस्टेंस है हमारे पास, ये तो चलो किलोमीटर्स में है, लेकिन नीचे वाला जो टाइम है वो मिनट्स में है। तो इसको हमने मिनट से आवर्स में कन्वर्ट करना है, तो हम डिवाइड बाय 60 कर लेंगे, तो ये भी आवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब जब मैं इसको फाइंड करूँगा ना, इसको कैलकुलेटर में रख के, तो मेरे पास जो आंसर है वो आ जाना चाहिए। मेरे पास आंसर आ जाएगा इसका, एक मिनट। 8 + 3 +, अच्छा इसका आंसर जो होगा ना मेरे पास आ जाएगा 64 आ जाएगा, 64 किलोमीटर्स पर आवर आ जाएगा। तो ये इसका आंसर होगा। लेकिन व्हाट इफ़, अब इसका ना मैं एक और पॉसिबिलिटी मैं इसमें ऐड करता हूँ। व्हाट इफ़ उसने आपको स्पीड की जगह उसने आपसे कैलकुलेट करवाई होती, लेट से उसने आपसे पूछा था कि आपने क्या करना है, आपने वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। तो वेलोसिटी की का जो हमने फार्मूला था, हमने पढ़ा था क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ का क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट अगर हमने फाइंड करनी है तो P से हम S तक ट्रैवल कर रहे हैं, तो बेसिकली क्या होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इनका यहाँ से लेके P से लेके S तक एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। तो पहले तो यहाँ पे 8 आ रहा है P से Q तक, फिर यहाँ पे Q से S वाला डिस्टेंस क्या आ रहा है वो हमने फाइंड करना है, तो वो हम पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड कर सकते हैं। तो जो QS वाला डिस्टेंस हमारे पास आ रहा है ना, वो हमारे पास बन जाएगा 5 स्क्वायर हाइपोटेनस है माइनस बेस स्क्वायर। तो 25 माइनस 9 हमारे पास हो जाएगा 16, 16 का √4 होता है। तो QS का हमारे पास आंसर आ गया 4 किलोमीटर्स। तो जो डिस्प्लेसमेंट बनेगी स्ट्रेट लाइन फ्रॉम P to S, वो बन जाएगी 8 + 4, और टाइम जो हमारे पास आ रहा है वो वही 15/60 आवर्स में आ जाएगा, और ये किलोमीटर्स में आ जाएगा। तो 12/15/60 करो, तो इसका जो आंसर होगा वो हमारे पास आ जाना चाहिए 48 किलोमीटर पर आवर। तो अगर उसने वेलोसिटी पूछी होती ना, तो आपने ये वाला आंसर लिखना था, इफ़ वेलोसिटी। तो जो वेलोसिटी है वो आपकी ये होगी, ये चीज़ याद रखना, वेलोसिटी स्पीड।
तो अगर उसने वेलोसिटी यहाँ पे पूछी होती तो आपने इस तरह लिखना था। तो ये क्वेश्चन क्लियर है सबको? मुझे एक दफ़ा कंफर्म कर दो सब, फिर आई विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अच्छा, अब हमारे पास ना यहाँ पे आ जाता है एक्सलरेशन की, हमारे पास एक चीज़ आ जाती है यहाँ पे, एक मिनट। अच्छा, एक्सलरेशन की डेफिनेशन क्या होती है हमारे पास? एक्सलरेशन की छोटी सी एक डेफिनेशन आती है, वो हमारे पास होती है, इट इज़ नोन एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। और इसका जो फॉर्मूला होता है ना हमारे पास, वो हमारे पास हो जाता है ए इक्वल्स टू वेलोसिटी ओवर टाइम। ये हमारे पास इसका फॉर्मूला होता है, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ। ये आप लोग के पास है वेलोसिटी है, और ये आप लोग के पास है टाइम है, और ये जो है ना आपके पास, ये आपके पास है एक्सेलरेशन है। तो ये इसका यहाँ पे एक छोटा सा फॉर्मूला होता है। बाकी इसके बाद ना हमारे पास आ जाते हैं इनके कुछ ग्राफ्स आ जाते हैं। ग्राफ्स को हमें स्टडी करना है, डिस्टेंस टू टाइम ग्राफ क्या होते हैं, स्पीड टाइम ग्राफ्स क्या होते हैं, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स क्या होते हैं। वो सारी जो चीज़ें हैं ना, वो हमने बारी बारी यहाँ पे देखनी है। सबसे पहले हम यहाँ पे स्टडी कर लेते हैं, हमारे पास आ जाते हैं डिस्टेंस टाइम या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में क्या होता है, लेट से आपने ये वाला आपने एक यहाँ पे ग्राफ बनाया हुआ है, और यहाँ पे आपके पास है डी है, यहाँ पे आपके पास टाइम है, यहाँ पे आपके पास 5 मीटर्स आ रहे हैं, यहाँ पे आपके पास 10 मीटर्स आ रहे हैं, यहाँ पे आपके पास 20 नहीं बल्कि 15 कर देते हैं, 15 मीटर्स आ रहा है, यहाँ पे आपके पास 1 2 3 एंड देन 4 एंड देन 5 सेकेंड्स आ रहे हैं। तो ये आपके पास यहाँ पे सारी चीज़ें आ रही हैं। अब अगर तो आपके पास जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है ना, उसका जो ग्राफ आप यूज़र ने यहाँ पे बनाया हुआ है, वो लेट से यहाँ पे बना दिए, यहाँ पे उसकी स्ट्रेट एक लाइन आ रही है। अब यहाँ पे जो इनिशियल पॉइंट होता है ना, वो ज़ीरो होता है, इसका मतलब ज़ीरो डिस्टेंस आ रहा है, क्योंकि ग्राफ से अगर वाई एक्सिस पे रीड करो तो ज़ीरो टाइम पे आपका ज़ीरो डिस्टेंस आ रहा है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि जो आपका ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट यहाँ जो भी बॉडी है, बॉडी एट रेस्ट। बॉडी एट रेस्ट का मतलब है कि बॉडी मूव नहीं कर रही। अगर बॉडी मूव करने लग जाएगी तो उसका डिस्टेंस भी क्या करेगा, उसका डिस्टेंस इंक्रीज करने लग जाएगा। तो अब इसके कुछ हम और सिनेरियोज भी देख लेते हैं साथ साथ, कि और इसके सिनेरियोज क्या हो सकते हैं। तो और दूसरे हम इसके सिनेरियोज यहाँ पे देखते हैं। इसमें हम कहते हैं कि लेट से अब जो हमारे पास है ना, बॉडी का जो डिस्टेंस है वो मूव कर रहा है, और बल्कि अगर आपके पास इस तरह होगा ना, और अगर आपके पास ये जो स्ट्रेट लाइन आ रही है वो यहाँ पर आ रही है, इस केस में भी आपके पास बॉडी रेस्ट पे होगी, क्योंकि कब से उसका टाइम जीरो पे भी उसका डिस्टेंस 10 मीटर्स है, टाइम वन पे भी उसका डिस्टेंस 10 मीटर्स है, उसका डिस्टेंस इंक्रीज ही नहीं कर रहा। तो इसका मतलब है जो भी आपके पास कार है ना, उसने पहले कुछ 10 मीटर्स चली थी, फिर वो रुकी हुई है, वो पार्किंग में रुकी हुई है। 10 मीटर्स उसने घर से उसने ट्रैवल किया था, और पार्किंग तक उसे जाने में 10 मीटर्स लगे थे। ऑल्दो 10 मीटर्स बहुत कम है इन रियलिटी, लेकिन लेट से वो 10 मीटर्स का डिस्टेंस है उसकी घर और पार्किंग तक। तो जैसे मूव करती है वहाँ पे, वो अब टाइम 0 से लेकर टाइम 5 तक वहीं पर ही खड़ी है 10 मीटर्स सफ़र करने के बाद। अब वो और कुछ सफ़र नहीं करी, तो इसका मतलब वो रेस्ट पे है। अब इस तरह अगर आपके पास बॉडी लेट से मूव कर रही है, डिस्टेंस उसका कॉन्स्टेंटली इंक्रीज कर रहा है, लेट से इस तरह की लाइन आ गई है, तो अब क्या हो रहा है, अब टाइम के साथ साथ डिस्टेंस इंक्रीज कर रहा है। 0 सेकंड पे 0 मीटर से, चलो अभी अभी स्टार्ट हुआ इंजन, फिर 1 सेकंड पे 5 मीटर स्पीड होगी, 2 सेकंड पे 7 मीटर स्पीड होगी, 3 सेकंड पे अप्रॉक्सीमेटली 10 मीटर स्पीड होगी। तो हर टाइम के साथ उसकी जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज कर रहा है। तो हम कह सकते हैं बॉडी इज़ मूविंग, बॉडी मूव कर रही है। तो बॉडी मूव कर रही है, ये हमने उसका क्या कर दिया, डिस्टेंस टाइम यहाँ पे ग्राफ बना दिया। और हम कह सकते हैं कि वो जो बॉडी मूव कर रही है वो कहाँ पे मूव कर रही है, वो अपवर्ड्स डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रही है। अगर यहाँ पे ये आपके पास नेगेटिव डायरेक्शन में होता ना, इस तरह का ग्राफ आ जाता, तो फिर वो लेट से इस तरह का ग्राफ आता, तो फिर वो नेगेटिव डायरेक्शन में मूव करे, वो बैक कर रहे होना था। तो ये उसका मतलब होना था। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर आ जाता है, अच्छा एक और खैर इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि मैं बताना भूल गया, एक और जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, वो ये है कि जो ग्रेडियंट होता है ना इन ग्राफ्स का, वो क्या चीज़ रिप्रेजेंट करता है, वो रिप्रेजेंट करता है स्पीड रिप्रेजेंट करता है। अगर ये डिस्टेंस है तो वो स्पीड रिप्रेजेंट करेगा, अगर ये वेलोसिटी है तो, अगर ये डिस्प्लेसमेंट है तो वो वेलोसिटी रिप्रेजेंट करेगा। तो इस तरह करके
उसका जो ग्रेडियंट है तो होता है ना वो इस तरह करके रिप्रेजेंट होता है। तो बेसिकली यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि द ग्रेडियंट ऑफ द डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स स्पीड स्लैश वेलोसिटी। अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम है तो वेलोसिटी रिप्रेजेंट करेगा, अगर डिस्टेंस है तो स्पीड रिप्रेजेंट करेगा। और ग्रेडियंट का जो फॉर्मूला होता है वो आप लोग के पास क्या होता है, ये आपके पास होता है ग्रेडियंट, और ग्रेडियंट का फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। आपने बेसिकली क्या करने होते हैं, ग्राफ में से कोई से भी 2 पॉइंट्स चूज़ कर लो, एक पॉइंट चूज़ कर लो आप x1 y1 और एक पॉइंट आप चूज़ कर लो x2 y2। लेट से इस वाले ग्राफ में मैं क्या करता हूँ, मैं पहले एक ये पॉइंट चूज़ कर लेता हूँ, एक ये पॉइंट चूज़ कर लेता हूँ। पहला जो पॉइंट होगा, ये वाला जो पॉइंट बन रहा है वो मेरे पास आ जाएगा 0 0, और ये वाला जो पॉइंट होगा वो मेरे पास आ जाएगा 4 और 15, चलो अराउंड 15 बन रहा है तो ये ले लेते हैं। अब इनकी जो वैल्यूज़ हैं ये मैं इस फॉर्मूले में प्लग इन करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे ग्रेडियंट की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। तो यहाँ तक सबको क्लियर है? कोई इसमें कन्फ्यूजन हो तो बताओ। इज़ दैट ऑल क्लियर? सफ़ान, मनाल, कंफर्म कर दो, वेरिफिकेशन इमोजी सेंड कर दो। इज़ ऑल क्लियर? यहाँ पे ग्रेडियंट्स की बात जो भी की है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ की बात। सफ़ान, मनाल, आर यू देयर? कन्फर्मेशन भेज दो बच्चों। जी सर क्लियर है। ठीक है, और मनाल आपको भी क्लियर है? ठीक है, चलो सही है। अच्छा, अब इसके बाद ना हमारे पास आ जाते हैं डिस्प्लेसमेंट कह रहा हूँ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स आ जाते हैं। तो उनको भी देख लेते हैं। स्पीड टाइम ग्राफ्स को देखते हैं पहले, स्पीड टाइम स्लैश वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स। अच्छा, इसमें क्या होता है, इसमें आपके पास ये लेट से आपके पास इस तरह का जो है ना, ये स्पीड टाइम आपके पास यहाँ पे ग्राफ बना हुआ है, और इसके अंदर क्या हो रहा है, इसके अंदर अगर आपके पास इस तरह की यहाँ पे ये ग्रेडियंट आ रहा है ना, तो इसका क्या मतलब है कि स्पीड ज़ीरो है। तो आप कह दो बॉडी इज़ एट रेस्ट, मतलब स्पीड जो है ना उसकी वो ज़ीरो है। तो आप कह दो जो बॉडी है ना वो रेस्ट पे है। और फिर आपके पास अगर लेट से इसी तरह का जो डायग्राम आता है वो फिर इसमें कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे वेलोसिटी आ रही है, यहाँ पे टाइम आ रहा है, और जो उसकी स्पीड है वो ये आ रही है। तो मतलब एक ही स्पीड से वो ट्रैवल करी जा रही है, करी जा रही है, करी जा रही है। तो इसमें आप कह सकते हो कि जो बॉडी है ना, बॉडी इज़ ट्रैवलिंग एट कॉन्स्टेंट स्पीड, बॉडी मूविंग एट कॉन्स्टेंट स्पीड, मतलब एक ही स्पीड से मूव करी जा रही है, मूविंग एट कांस्टेंट स्पीड। कांस्टेंट स्पीड का मतलब होता है सेम स्पीड से मूव कर रही है। तो ये इसका मतलब है। फिर यहाँ पे एक तीसरा यहाँ पे पार्ट ये आ सकता है कि अगर तो आपकी जो ग्रेडियंट है वो इस तरह यूनिफॉर्म ग्रेडियंट आ रहा है, तो इस केस में आप कह सकते हो कि बॉडी मूव्स विद यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है कि जो भी आपके पास स्पीड है ना, वो सिमिलर वे से राइज कर रही है, मतलब +10 करके राइज करी जा रही है हर सेकंड बाद। तो इसकी एक डेफिनेशन थी, मेरे जहन से इसकी निकल गई है कि द ऑब्जेक्ट इंक्रीजेज एट स्पीड, ऑब्जेक्ट स्पीड increases by constant amount पर यूनिट टाइम। तो इसकी डेफिनेशन आ भी सकती है यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म की। अगर इस तरह करके आपकी स्पीड आई होती ना, इस तरह का ग्राफ बना था और इस तरह करके उसने ग्राफ बनाया था, तो ये नॉन यूनिफॉर्म था। लेकिन अगर उसने स्ट्रेट लाइन बना दी तो ये यूनिफॉर्म है। तो ये चीज़ याद रखना बस। तो यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है कि आपकी जो स्पीड है वो यूनिफॉर्मली इंक्रीज़ करिए बाई कॉन्स्टेंटली, मतलब 1 सेकंड पे उसकी स्पीड
10 थी, 2 सेकंड पे उसकी स्पीड 20 होगी, 3 सेकंड पे उसकी स्पीड 30 होगी, 4 सेकंड पे 40 होगी। तो इस तरह +10 करके इंक्रीज़ करी जा रही है पर सेकंड। तो ये इस तरह अगर कांस्टेंट अमाउंट से इंक्रीज़ करे कोई भी स्पीड पर सेकंड तो उसको हम यूनिफॉर्म कहते हैं। और इसका जो ग्रेडियंट होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, ग्रेडियंट ऑफ स्पीड स्लैश वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स द वैल्यू ऑफ एक्सलरेशन। तो ये यहाँ पे बस यहाँ पे ये चीज़ें थी। बाकी एक्सलरेशन के भी ग्राफ आते हैं लेकिन वो मैं इसलिए नहीं करवा रहा, बल्कि चलो वो भी मैं करवा देता हूँ, लेकिन उसमें इतनी ना मुश्किल वाली ऐसा कुछ बात नहीं है। उसमें बस हमने यही बताना है एक्सलरेशन किस तरह की आ रही है, किस तरह की नहीं आ रही है, एंड दैट्स इट। यहाँ पे लेट से एक्सलरेशन टाइम का हमारे पास ग्राफ है। तो अगर तो आपके पास जो एक्सलरेशन है वो इस तरह आ रही है तो आप सिंपली कह सकते हो कि एक्सलरेशन कांस्टेंट है, कांस्टेंट एक्सलरेशन। और अगर तो उसकी जो भी आपके पास एक्सलरेशन है वो इंक्रीज़ करी जा रही है, लेट से वो इस तरह करके इंक्रीज़ कर रही है, तो फिर आप क्या कहोगे, आप कहोगे कि जो एक्सलरेशन है ना, एक्सलरेशन इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली, क्योंकि ये हमने बात की थी कि जब भी स्ट्रेट लाइन आ जाए तो वो यूनिफॉर्मली इंक्रीज होता है। और जो एक्सलरेशन का ग्रेडियंट होता है वो किसी भी चीज़ को रिप्रेजेंट नहीं करता, तो इससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब इसके कुछ प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन देख सकते हैं कि यहाँ पे इसकी प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन क्या है। अच्छा, अब उसने ना यहाँ पे हम ये वाला एक क्वेश्चन आ रहा है, अब इसको गौर से इस तरह के क्वेश्चन को समझना है और आप लोग के ग्राफ्स के जो मसले हैं ना वो सॉल्व हो जाएंगे। तो इसमें वो कह रहे हैं दिस ग्राफ शोज हाउ द स्पीड ऑफ अ कार ट्रैवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन चेंजेस विद टाइम। स्पीड टाइम ग्राफ दिया हुआ, वो कह रहा है विच सेक्शन शोज द लार्जेस्ट एक्सलरेशन। अब हमने पढ़ा था कि जो भी हमारे पास स्पीड टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट होता है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, एक्सलरेशन को। यहाँ पे मैंने लिखा था ग्रेडियंट ऑफ द स्पीड स्लैश वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट द वैल्यू ऑफ एक्सलरेशन। तो सबसे पहले हर जगह हम एक्सलरेशन देख लेते हैं। पहले पॉइंट ए पे हम देख लेते हैं। पॉइंट ए पे हमारा जो ग्रेडियंट है वो कुछ इस तरह का बनेगा, यहाँ पे बनेगा। अब जो ग्रेडियंट की पहचान होती है ना, वो ग्रेडियंट की वैल्यू की जो आपकी पहचान होती है वो आपने इस तरह करनी है कि अगर आपके पास जो इस तरह की लाइन बन रही है ना, वो अगर स्टीप लाइन आ रही है, जितनी वो लाइन स्टीप हो रही है ना उतनी ग्रेडियंट की वैल्यू ज़्यादा होगी। लेट्स से आपके पास ग्राफ है ये, इसके अंदर आपके पास इस तरह की लाइन एग्जिस्ट कर रही है, तो इसकी जो ग्रेडियंट की वैल्यू वो थोड़ी सी कम होगी। लेकिन अगर आपके पास इस तरह का ग्राफ एग्जिस्ट कर रहा है जिसके अंदर इस तरह की लाइन आ रही है जो कि बहुत ही ज़्यादा स्टीप आ रही है, मतलब ऊंचाई पे जा रही है, ऊंची आ रही है, मतलब जहाँ से आप इजीली एकदम से फॉल कर सकते हो, स्टीप का ये मतलब होता है। तो अगर स्टीपनेस ज़्यादा इंक्रीज़ होगी ना इस लाइन की तो उसका ग्रेडियंट भी इंक्रीज़ हो जाएगा। तो यहाँ पे चलो, यहाँ पे हमारे पास स्टीप ही लाइन आ रही है, इसको हम कंसिडर कर सकते हैं। हो सकता है ऑप्शन ए हो हमारे पास, इसको हम देख लेते हैं। तो हो सकता है ये हो, ये हमारे पास क्योंकि स्टीप ही है। और ये वाला जो हमारे पास पार्ट है, बी वाला पार्ट का भी ग्रेडियंट होगा, लेकिन ये इतना स्टीप नहीं है तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि ऑप्शन ए से अगर मैं इसे कंसिडर करूँ तो ऑप्शन ए इज़ मोर स्टीप। तो बी को तो मैंने वैसे ही इग्नोर कर दिया क्योंकि बी इतना स्टीप नहीं है, बी इस तरह जा रहा है और ऑप्शन ए ज़्यादा आ रहा है। यू आर मोर लाइकली टू फॉल फ्रॉम ए देन बी बिकॉज ए इज़ मोर स्टीपर। तो ऑप्शन ए के कंपैरिजन में ये तो वैसे ही फ्लॉप हो गए, तो इसको हमने इग्नोर कर देना। फिर हमारे पास सी आएगा। सी का ग्रेडियंट हमारे पास इस तरह बन रहा है हॉरिजॉन्टल। अब एक चीज़ याद रखनी है कि जब भी आपके पास इस तरह का ग्रेडियंट आ जाए ना, जो कि आपके पास इस तरह की लाइन बन रही है, हॉरिजॉन्टल लाइन बन रही है, तो उसका ग्रेडियंट हमेशा ज़ीरो के इक्वल टू होता है। और अगर आपके पास इस तरह की लाइन आ जाए कि बिल्कुल ही वर्टिकल बन रही है, मतलब स्टीपर से भी स्टीप हो गया, तो इसका ग्रेडियंट क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। तो जितनी स्टीप होगी उतना ग्रेडियंट ज़्यादा होगा, और अगर वर्टिकल हो जाएगी तो इन्फिनिटी हो जाएगा। तो यहाँ पे सी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये हॉरिजॉन्टल आ रहा है, तो यहाँ पे एम इक्वल टू ज़ीरो होगा। तो इसका मतलब है एक्सलरेशन की भी वैल्यू ज़ीरो है, क्योंकि इसकी जो ग्रेडियंट होती है स्पीड टाइम ग्राफ की वो एक्सलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर यहाँ पे एम इसकी ज़ीरो है तो एक्सलरेशन भी क्या होगी, ज़ीरो होगी। अब डी रह जाता है और ए रह जाता है। अब अगर मैं डी और ए का कंपैरिजन करूँ ना, तो ए मेरे पास इतना स्टीप नहीं है एज़ कम्पेयर टू ए, तो जो ए मेरे पास है वो मेरे पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे मैं कहूँगा ए इज़ मोर स्टीपर देन डी। तो मेरे पास जो ग्रेडियंट ऑफ ए है वो ग्रेटर देन है ग्रेडियंट ऑफ डी, और जो ग्रेडियंट ऑफ ए की वैल्यू वो क्या बन जाएगी,
एक्सलरेशन बन जाएगी। तो मेरे पास इसलिए ऑप्शन ए बन जाएगी। और सी को तो वैसे मैंने कर दिया क्योंकि इसका ज़ीरो बन रहा है आंसर, और बी इतना स्टीप नहीं है, इसी तरह जो डी है वो भी इतना स्टीप नहीं है, तो डी को भी कैंसिल कर दिया। तो इज़ दैट क्लियर टू एवरीवन? सफ़ान, मनाल, जल्दी से कंफर्म करो ताकि आगे मूव ऑन करें जल्दी से। ठीक है, चलो सफ़ान आपको भी क्लियर है? जी सर क्लियर है। ठीक है। अच्छा, एक और यहाँ पे हम देख लेते हैं इसका, ये वाला स्पीड टाइम ग्राफ वाला जो क्वेश्चन आ रहा है ये हम देख लेते हैं यहाँ पे। अच्छा, इसका जो है ना काइनेमेटिक्स का शायद मैं एक और सेशन और लगा लूँ, प्योरली पास्ट पेपर्स के ऊपर लगाऊंगा, लेकिन ताकि पास्ट पेपर्स के जितने भी क्वेश्चन हैं ना वो हम कवर कर लें। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में वो क्या कह रहे थे, स्पीड टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स अ शॉर्ट जर्नी, विच डिस्टेंस टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स द सेम जर्नी। तो यहाँ पे हम पता क्या कर सकते हैं, बारी बारी डिस्टेंस टाइम ग्राफ को देख सकते हैं, उनके ग्रेडियंट्स को नोटिस कर सकते हैं। जो ग्रेडियंट होता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ का वो किसको रिप्रेजेंट करता है, स्पीड टाइम ग्राफ को। तो इनके ग्रेडियंट्स देख लेते हैं। अब हमें क्या चाहिए, हमें यहाँ पे यूनिफॉर्म स्पीड चाहिए। तो अगर हमें यूनिफॉर्म, वैसे डी तो मेरे ख्याल में वैसे ही नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे ग्रेडियंट जीरो हो जाएगा, तो स्पीड भी हमारी जीरो हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे स्पीड जीरो नहीं है, तो ऑप्शन डी को तो वैसे ही एलिमिनेट कर दिया हमने। और अगर ऑप्शन सी हम देखें तो सी में हमारे पास स्ट्रेट लाइन आ रही है। इसका मतलब है जब भी आपके पास स्ट्रेट लाइन आता है ना तो आपके पास ग्रेडियंट कांस्टेंट हो जाता है, इसका मतलब स्पीड भी आपके पास कांस्टेंट होगी। लेकिन ऊपर वाले ग्राफ में अगर देखो स्पीड कांस्टेंट नहीं है, स्पीड इंक्रीज़ कर रही है। अगर कांस्टेंट स्पीड होती तो वो इस तरह बस यहाँ पे एक लाइन होती इस तरह, और वो हमेशा एक ही स्पीड रहती, तो ये भी नहीं हो सकता, ऑप्शन सी भी कैंसिल आउट हो गया। ऑप्शन बी में अगर यहाँ पे देखो तो इसमें हमारे पास क्या हो रहा है, इसमें पहले आपके पास यहाँ पे इस तरह का ग्रेडियंट आ रहा है, फिर आप इस पॉइंट पे आप टेंजेंट बना लो तो आपके पास इस तरह का ग्रेडियंट आ रहा है। तो ग्रेडियंट आपके पास यहाँ पे डिक्रीज़ कर रहा है, जो ग्रेडियंट की वैल्यू ना वो बारी बारी डिक्रीज़ कर रही है। ये जो मैंने यहाँ पे बनाया ना, अच्छा एक और भी यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, मैं अगर किसी को नहीं ना आता है मैं दोबारा बता देता हूँ। अगर आपके पास यहाँ पे कर्व्स आ जाए ना तो फिर आपके पास फाइंड करना मुश्किल हो जाता है ग्रेडियंट। अगर इस तरह की कर्व आ गई है लेट से, अब कर्व आ गई है, जाहिर सी बात है स्ट्रेट लाइन है तो यहाँ पे मसला होगा। तो अगर कर्व पे आपने लेट से इस पॉइंट पे फाइंड करना है ना आपने ग्रेडियंट, तो टेंजेंट ड्रॉ कर लो, यहाँ पे पॉइंट ड्रॉ करो, पेंसिल रूलर पकड़ो और रूलर से स्ट्रेट इस तरह एक पॉइंट के अक्रॉस इस तरह लाइन बना लो, और ये वाली जो आपने टेंजेंट बनाई है ना इसके फार पॉइंट्स ले लो, और जो भी इसके फार पॉइंट्स लेके आप एम की वैल्यू फाइंड करोगे वो इस पॉइंट का ग्रेडियंट का आंसर होगा। तो इस तरह आप यहाँ पे इसकी ग्रेडियंट का जो भी आंसर है ना वो कैलकुलेट कर सकते हो, और यहाँ पे जो इसका आंसर होगा वो टेंजेंट, ये टेंजेंट होता है आपके पास, तो इस तरह आपने करना होता है। तो यहाँ पे अगर आप देखो पहले इस पॉइंट पे कर लो, इस पॉइंट पे ग्रेडियंट वो लगाओ, टेंजेंट लगाओ तो इस तरह बन जाएगा, फिर इस पॉइंट पे लगाओ तो इस तरह बन जाएगा, फिर इस पॉइंट पे लगाओ तो इस तरह बन जाएगा। तो यहाँ पे आप नोटिस कर रहे हो कि जो ग्रेडियंट की वैल्यू जा रही है वो आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज़ कर रही है, बिकॉज टेंजेंट्स आपके लेस स्टीप होते जा रहे हैं, तो इसका मतलब ग्रेडियंट भी लेस स्टीप होगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपके पास स्पीड की वैल्यू इंक्रीज़ करी, तो यहाँ पे अगर ग्रेडियंट डिक्रीज़ करे तो स्पीड भी डिक्रीज़ करेगा, लेकिन यहाँ पे एग्जैक्ट ऑपोजिट चीज़ हो रही है, यहाँ पे ग्रेडियंट इंक्रीज़ करना चाहिए और स्पीड भी इंक्रीज़ करनी चाहिए। तो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे इस तरह पहले ग्रेडियंट बना लो, फिर यहाँ पे इस तरह ग्रेडियंट बना लो, फिर यहाँ पे इस तरह ग्रेडियंट बना लो। तो यहाँ पर अगर आप देखो ना तो यहाँ पे पहले स्लांट है, फिर आहिस्ता आहिस्ता स्टीप हो रहा है, तो यहाँ पे ग्रेडियंट इंक्रीज़ कर रहा है विद टाइम, तो जाहिर सी बात है स्पीड भी इंक्रीज़ करेगी, बिकॉज डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो ग्रेडियंट होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, स्पीड रिप्रेजेंट करता है, तो इसलिए ऑप्शन ए हो जाएगी। तो इज़ दैट क्लियर? ये बहुत एक अच्छा क्वेश्चन था, अगर ये समझ आ गए तो ऑलमोस्ट आप लोग के ग्राफ क्लियर हैं, हम आगे मूव कर सकते हैं। इसमें मुझे बता दो समझ आई है कि नहीं आई, या यू नीड सम मोर एक्सप्लेनेशन फॉर दिस। सफ़ान, मनाल, जल्दी से बताओ। आ गया सर, समझ आ गया। ठीक है, सफ़ान आप भी लिख दो, यहाँ बता दो इज़ इट क्लियर और नॉट। क्लियर है सर। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद ना हमारे पास यहाँ पर आ जाता है एक और कॉन्सेप्ट आ जाता है, मेरे ख्याल में ना आज चैट वगैरह चल नहीं रही, वो इमोजीज वगैरह जो भी हैं। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास आ जाता है अब मेरे पास जो कॉन्सेप्ट आता है ना वो मेरे पास आता है टर्मिनल वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट आता है।
टर्मिनल वेलोसिटी में क्या होता है, इसके कुछ स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले लेट्स से आपके पास एक पैराशूटिस्ट है। ये जो पैराशूटिस्ट है ये क्या करता है, ये नीचे फॉल करता है। अब जैसे ये पैराशूटिस्ट यहाँ पे फॉल करा होगा ना, इसकी जो इनिशियल एक्सलरेशन होगी वो 9.81 होगी, जो कि आपके पास फोर्स ऑफ ग्रेविटी होती है। तो इनिशियल जो एक्सलरेशन है इसकी ये होगी, और इसके ऊपर जो इनिशियल रेजिस्टेंस की फोर्स लग रही है ना, वो आपके पास 0 न्यूटन्स होगी। फिर आप क्या करोगे, जैसे ही आप नीचे मूव करते हो, यहाँ बल्कि लेट से ये अभी ये सिर्फ फॉल कर रहा है, तो जैसे ही फॉल करेगा ना तो इसकी स्पीड ये होगी। अब आपने क्या करना है, जैसे ही थोड़ी देर बाद अपना ये जो पैराशूटिस्ट है वो खोलता है अपना पैराशूट, तो जैसे ही इसने पैराशूट खोला ना, तो होगा क्या, विद टाइम जो आपके पास इसकी जो वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी इसकी इंक्रीज़ करेगी, और जो इसकी एक्सलरेशन है वो डिक्रीज़ करेगी। और इसी के साथ साथ इसकी जो एयर रेजिस्टेंस है ना, एयर रेजिस्टेंस भी इसके ऊपर इंक्रीज करता रहेगा। ये नीचे मूव कर रहा है और इसके ऊपर ऊपर एयर रेजिस्टेंस लगी जा रही है। तो ये यहाँ पे सिनेरियो होगा। अब इसके बाद कुछ टाइम बाद क्या होगा, कुछ अरसे बाद, कुछ टाइम बाद, कुछ वक्त जब गुजर जाएगा, तो एक ऐसा पॉइंट आएगा कि ये जो यहाँ पे पैराशूटिस्ट है इसके ऊपर इतनी एयर रेजिस्टेंस ऊपर लगने लग जाएगी कि जो भी यहाँ पे एयर एयर आ रही है वो बेसिकली इसका जो वेट है ना उसके इक्वल टू हो जाएगी। तो इस पॉइंट पे जाके क्या होगा, इसका जो वेट होगा ना वो इसके किसके इक्वल टू हो जाएगा, एयर रेजिस्टेंस के इक्वल टू हो जाएगा। और जैसे ही ये दोनों इक्वल होंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास टर्मिनल वेलोसिटी रीच हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि जो टर्मिनल वेलोसिटी है ना, टर्मिनल वेलोसिटी रीच्ड, और टर्मिनल वेलोसिटी यहाँ पे रीच हो गई है। टर्मिनल वेलोसिटी का यहाँ पे मतलब होता है कि कांस्टेंट स्पीड होती है हमारे पास। और इससे आपके पास एक यहाँ पे ये दूसरा कॉन्सेप्ट निकलेगा कि जो आपके पास यहाँ पे क्या चीज़ एग्जिस्ट कर रहा है, आपके पास इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन एग्जिस्ट कर रही होगी। इक्विलिब्रियम में आपके पास क्या होता है, जो भी ऑपोजिट फोर्सेज होती हैं उनका जो भी मैग्नीट्यूड होता है वो एक दूसरे के इक्वल टू हो जाता है। मतलब ऊपर नीचे की फोर्सेज इक्वल टू हो जाती हैं, लेफ्ट राइट की फोर्सेज एक दूसरे के इक्वल टू हो जाती है, तो आपके पास इक्विलिब्रियम आ जाता है। और जैसे ही इक्विलिब्रियम आता है आपके पास कांस्टेंट स्पीड आती है, और कांस्टेंट स्पीड को आप क्या कहते हो, टर्मिनल वेलोसिटी कहते हो। अब इसका अगर ग्राफ बनाना हो ना, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह का आपके पास बन जाता है, और इसके ऊपर क्वेश्चंस भी आते हैं। यहाँ पे आपके पास वेलोसिटी आ रही है, यहाँ पे आपके पास टाइम आ रहा है, और इसका ग्राफ इस तरह बनता है कि यहाँ से ये शुरू करता है, इसकी स्पीड इंक्रीज़ करती है जैसे ही एक पॉइंट आता है कि उनका रेजिस्टेंस और वेट सेम हो जाता है, तो वो टर्मिनल वेलोसिटी रीच कर जाती है। तो ये वाला जो पॉइंट है ना, यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट आ गया, पॉइंट पी के बाद क्या हो गया, टर्मिनल वेलोसिटी रीच हो गई है, क्योंकि यहाँ पे आके उसकी टर्मिनल वेलोसिटी आ गई। तो ये वाला जो रेड वाला पॉइंट है ये टर्मिनल वेलोसिटी वाला पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे आपकी जो वेलोसिटी की वैल्यू है वो कांस्टेंट होगी। तो ये आपके पास ये वाला इसका कॉन्सेप्ट था टर्मिनल वेलोसिटी का। अब अगर इसको लिखना हो ना वर्ड्स में या P2 की थ्योरी में, तो आप कहोगे जैसी फ्री फॉल में कोई बंदा फॉल करता है ना, आप कहोगे व्हेनेवर अ पर्सन स्टार्ट्स फॉलिंग इन द फ्री फॉल, its initial acceleration is equal to 9.81, which is the force of gravity, and its velocity is 0. Then after some time, when he opens his parachute, his speed increases and his acceleration decreases, as well as its air resistance, which keeps on increasing as the speed increases. जारी सी बात है, अगर स्पीड से नीचे आ रहे तो ऊपर को आपको रेजिस्टिव जो फोर्स है वो भी ऊपर को लगेगी। फिर एक ऐसा पॉइंट आएगा, आपने बताना है, देन कम्स अ पॉइंट फाइनली व्हेन द वेट इक्वल्स द एयर रेजिस्टेंस एक्टिंग अपवर्ड्स, एंड देन इक्विलिब्रियम इज रीच्ड एंड इट रीचेस द कांस्टेंट स्पीड विच इज आल्सो नोन एज टर्मिनल वेलोसिटी। और इस पॉइंट पे आपके पास क्या होता है, इस पॉइंट पे एक और मैं पॉइंट बताने लगा था, मेरे जहन से निकल गया कि इस पॉइंट पे क्या होता था, जहन से ही निकल गया, क्या पॉइंट था पता नहीं। एक पॉइंट मैं यहाँ पे बताने लगा था बट मेरे जहन से अभी निकल गया कि फ्री फॉल, हाँ हाँ, एक ये पॉइंट ये था कि जो एक्सलरेशन आपके पास होगी ना अब जाके, अब आपके पास एक्सलरेशन भी ज़ीरो हो जाएगी। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि जब आपके पास ये दोनों इक्वल हो जाएंगे ना, जब आपके पास बेसिकली कांस्टेंट स्पीड आती है ना, तो एक्सलरेशन भी जीरो हो जाती है। ये चीज़ हमेशा याद रखना, वेन एवर योर स्पीड इज कांस्टेंट एक्सलरेशन इज जीरो। तो जैसी टर्मिनल वेलोसिटी यहाँ पे कांस्टेंट होती है, एक्सलरेशन भी जीरो होती है, बिकॉज अगर इसका ग्रेडियंट फाइंड करोगे, क्योंकि हॉरिजॉन्टल है यहाँ पे, तो उसका ग्रेडियंट आ जाता है इक्वल्स टू जीरो आ जाता है। तो जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट होता है वो फिर क्या रिप्रेजेंट करता है, एक्सलरेशन रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ तक सबको क्लियर है? जल्दी से मुझे कंफर्म कर दो कि इज दिस ऑल क्लियर और नॉट? क्लियर है सर। चलो सही है।
अच्छा अब एक, ठीक है एक मिनट, लेट मी, मनाल वर यू टाइपिंग समथिंग? चलो ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन है यहाँ पे, एक क्वेश्चन भी यहाँ पे मैं करवा देता हूँ। इसमें वो क्या कह रहा है, विच पार्ट ऑफ द ग्राफ शोज द स्काई डाइवर फॉलिंग विद टर्मिनल वेलोसिटी। तो टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है जब स्पीड कांस्टेंट हो जाए, तो कहाँ पे स्पीड कांस्टेंट हो रही है, डी पार्ट पे स्पीड कांस्टेंट हो रही है, क्योंकि यहाँ पे उसकी स्पीड कांस्टेंट और उसकी टर्मिनल वेलोसिटी, ठीक है। तो ये बस हमारे पास था यहाँ पे। तो आज के लिए चलो मैं कहता हूँ इतना ही कवर कर लेते हैं, इट शुड बी इनफ। बाकी हमारे पास इसके इस चैप्टर के अंदर ना एक दो कॉन्सेप्ट छोटे छोटे और रह गए, वो हमने कवर करने हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसके पास्ट पेपर भी फिर मैं ढेर सारे करवा दूंगा आप लोगों को। तो ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है। अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो यू गाइस कैन गो।